स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर का। तो ये चैनल जो है, आपको अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े तो हम बता दें, ये चैनल सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, रिसर्च, नेट जेआरएफ, पीएचडी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं इंडिया में, भारत में जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1968, 1968। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी आई थी ये कोठारी आयोग के सिफारिशों के आधार पर गठित बनाई गई थी। ठीक है, जो कोठारी आयोग है जिसमें डीएस कोठारी जो थे अध्यक्ष थे, उनकी जो सिफारिशें थी उनको इंक्लूड किया गया था इसमें। ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री रही थी उस टाइम पे, उनकी अध्यक्षता वाली सरकार के दौरान इसे लागू किया गया। ठीक है, इसकी घोषणा की गई। तो इसमें जो मेन मुख्य बातें रखी गई थी वो थी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 14 वर्ष की आयु तक, मतलब कि 14 ईयर्स के एज तक के सभी बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई थी। ठीक है, फ्री एजुकेशन। फिर फोकस्ड ऑन लर्निंग रीजनल लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंटिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा को रखा गया था कि लर्निंग के लिए यहाँ पे मुख्य तौर से रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं शुरुआत में, तो उनके लिए ये चीज़ बात रखी गई थी। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो आपका हिंदी, इंग्लिश और साथ में आपका रीजनल लैंग्वेज था, इसके आधार पे किया गया था। ठीक, फिर यहाँ पे संस्कृत को इनकरेज किया गया था कि संस्कृत पढ़ाने को प्रोत्साहित किया गया था। इसके अलावा जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको जो हमारा नेशनल इनकम है उसका 6% तक रखा जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। मतलब कि जो नेशनल इनकम है उसमें से जो 6% है वो आपका एजुकेशन पे खर्च किया जाए, इसको रिकमेंड किया गया था। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले वाला हमारा जो है पॉलिसी वो है 1968 और जो दूसरा है 1986 है। 6 और 8 आप ऐसे चेंज कर दोगे और आपका 2020 तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि बहुत फेमस है और आपको पता होगा ये। ठीक है, अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसको कब लाया गया था? तो ये रामामूर्ति जो समिति थी उनके सुझाव पर इसे बनाया गया था, रामामूर्ति। ठीक है, इनके सिफारिशों पे जो इनके मतलब जो भी सुझाव थे उसके आधार पर बनाया गया था। ठीक है, फिर आपका इसको फिर क्या किया गया था? 1992 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 1992 में अपडेट करके। ठीक, तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में इसको अपडेट किया गया था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपका जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके रोल पे जो है फोकस किया गया था कि कैसे एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, है ना, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, और इसमें नीति जो थी वो शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल, महिला सशक्तिकरण, वयस्क साक्षरता के पुनर्गठन पर अधिक जोर देती है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि आईटी सेक्टर ये एक नई चीज़ ऐड कर दी गई, इसके अलावा इसमें जोर दिया गया जो टीचर एजुकेशन है ना, टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स हैं उनके स्किल्स और नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए क्या किया जाए उस पर भी जोर दिया गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर, इस पर भी ध्यान दिया गया कि भाई जो प्रारंभिक बचपन में जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, है ना, आंगनवाड़ी वगैरह को कैसे प्रयोग में लाया जाए कि बच्चों को वहाँ पे मिल सके ये सारी सुविधाएं। और फिर आता है आपका वुमेन्स एम्पावरमेंट, इसमें बात की गई थी मुख्य तौर से। ठीक है, और एडल्ट लिटरेसी, ठीक है, वयस्क शिक्षा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं इसमें मुख्य तौर पे आपके 1986 वाली पॉलिसी में इसमें कहा गया था कि जो ये पॉलिसी है, नीति है, इसका कह सकते हैं एम जो है वो स्पेशल रखा गया था कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो मतलब लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं, है ना, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, जैसे जो भारतीय महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट वुमेन, है ना, इंडियन वुमेन, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए कैसे शिक्षा का जो अवसर है उसका समान रूप से विशेष जोर दिया जाए, मतलब उनको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनकरेज किया जाए और अवसर प्रदान किए जाए। ठीक है,
इसके अलावा जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसे भी लॉन्च किया गया था, जिसमें जो स्कूली जो शिक्षा है, जिसमें प्राइमरी स्कूल्स खास तौर से जो है, कैसे उनको बेहतर बनाया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, ये इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और ग्रामीण विश्वविद्यालय है ना, इनका निर्माण जो शुरू करना था वो इसी दौरान किया गया था कि भाई जो रूरल यूनिवर्सिटी है उसके मॉडल पे बेस्ड क्रिएट किया जाए, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर बनाया जाए उन्हें। ठीक है, इसके आधार पर इस नीति को ध्यान में रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है सिस्टम, वो भी आपका यहाँ पे विस्तार करने का काम किया गया था। ठीक है, इस पॉलिसी में ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्रिएट इन 1985। ठीक है, यहीं से शुरुआत हो गई थी। फिर फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल इन रूरल इंडिया। मतलब जो महात्मा गांधी का दर्शन है, फिलॉसफी है, ग्रामीण भारत और आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैसे रूरल एरियाज में स्पेशली किया जाए, इस पे जोर दिया गया। ठीक है, फिर जो 1986 के पॉलिसी थी उसमें अपडेट किया गया 1992 में। ठीक है, और इसमें ये था कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम हैं उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, कैसे व्यवस्थित किया जा सके, है ना। तो कुछ जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते थे उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत ऑल इंडिया बेसिस पे कराने की बात की गई, जिससे जो एग्ज़ाम्स ओवरलैप करते थे स्टूडेंट्स के साथ, है ना, और उनके जो पेरेंट्स थे उनके साथ जो प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि एक ही किसी स्ट्रीम लाइन में जाने के लिए उनको जब ढेर सारे एग्जाम्स देने पड़ते थे, है ना, एक स्ट्रीम के लिए, तो उसमें ओवरलैपिंग होती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसके लिए इन्होंने 3 एग्जाम शेड्यूल जो स्कीम थी उसको निकाला, जिसमें पहला था आपका ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, उसके बाद था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE, और ये जो नेशनल लेवल पे था, और इसके अलावा था स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुख्य तौर पे इन्होंने किया था। ठीक है, प्रोफेशनल और टेक्निकल जो आपके प्रोग्राम है उसके लिए। ठीक, फिर आपका ये ओवरलैप ना करे इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। फिर आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया था, ठीक है, 2005 में। इसमें जो मुख्य तौर से जो सिलेबस था उससे रिलेटेड गाइडलाइंस की बात की गई थी। ठीक है, और जो टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया था। और जो गवर्नमेंट की पहले की जो पॉलिसी रही थी आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स रहे थे उस पर ध्यान दिया गया था, और लर्निंग विदाउट बर्डन पर आपका जोर दिया गया था। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था कि कैसे इसको जो आपका एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, सारी चीज़ों को एक मतलब एक कह सकते हैं मेंटेन किया जा सके चीज़ों को ढंग से, जिससे जो सोसाइटी है उसमें एजुकेशन का जो महत्व है उस पर जोर दिया गया कि कैसे एजुकेशन के द्वारा जो हमारी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ना, उसको कैसे मेंटेन किया जा सके, उसमें कैसे पीस मतलब कि शांति को इनकरेज किया जा सके, है ना, पीस इनकरेज किया जाए। एजुकेशन के द्वारा हम कहते हैं ना कि एजुकेशन का जो पढ़ा लिखा समाज होता है वहाँ पे शांति होती है ना, वहाँ पे जो संघर्ष है वो शांति प्रिय ढंग से होता है, ऐसा नहीं होता है कि वायलेंस हो। तो ये सारी चीज़ों कैसे मल्टीकल्चर सोसाइटी से लोग आ रहे हैं तो उनको कैसे एजुकेट किया जा सके ताकि वो मिलजुल कर साथ में रहे, है ना, इन सब चीज़ों को पीस को बढ़ावा दें, इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, फिर आपका 2016 में आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से चीज़ें रिलेटेड थी उसको एड्रेस किया गया इसमें। ठीक है, इसमें कहा गया कि कैसे जो एजुकेशनल ट्राइब्यूनल्स हैं, है ना, उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, कॉमन कैरिकुलम साइंस के लिए हो, मैथमेटिक्स या इंग्लिश, इसके लिए किया जा सके, है ना, ताकि जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो इनोवेशन है, रिसर्च है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, है ना, खास तौर से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि कैसे इनको जो महिलाएं हैं, है ना, उनको कैसे आगे लाया जा सके साइंस मैथमेटिक्स या ये जो इससे रिलेटेड जो फील्ड है उसमें। ठीक है, मतलब कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं समय के साथ बदलती हैं, तो जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इनोवेशन है, आपका रिसर्च है, मतलब जो अनुसंधान है, उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे उसमें चीज़ें ऐड की जा सके, इस पर बल दिया गया। ठीक है, फिर 2019 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी उससे रिलेटेड ड्राफ्ट आपका रिलीज़ किया। ठीक है,
जिसमें आपकी जो भी होलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन बेस्ड जो लर्निंग है ना, उस पे बल दिया गया कि कैसे जो लर्निंग है उसको, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीख रहा है, जो लर्नर है, उसके अंदर कैसे क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप किया जा सके, है ना, कैसे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके, सिर्फ उसका सब्जेक्ट में ही नहीं, उसका पूर्ण विकास कैसे किया जा सके, संपूर्ण विकास कैसे किया जा सके, उसकी पर्सनालिटी का विकास कैसे किया जा सके, कैसे उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अच्छा किया जा सके कि वो एक्सपीरियंस के द्वारा चीज़ों को सीखे। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल थी। ठीक है, तो ये 2019 में आपका नया ड्राफ्ट जो आया था, इसमें एक और चीज़ दी गई थी, जो आपका फॉर्मूला पहले जो 10+2 था, हमारा जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 था, उसको इन्होंने 5+3+3+4 सिस्टम में चेंज करने की बात की। ठीक है, और इनका ये नया स्ट्रक्चर जो था वो स्टूडेंट्स के जो लर्निंग है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उनका जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, उसको इसके बेस बनाकर उन्होंने इस तरीके से ये चीज़ की थी। ठीक है, 5+3+3+4। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी, कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी मिल गई 2020 में, 29 जुलाई 2020 में, और कई नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पे किए गए। ठीक है, और अभी आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो भी रही हैं। अगर आप देखोगे हर स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, है ना, हर जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा है। और ये आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, स्कूल में ही सिखाई जानी शुरू की हैं, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है ना, कि अर्ली एज पे कैसे बच्चा सीख सकता है। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इसमें ध्यान में रखा गया है कि कैसे इसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सके, है ना, इन सब चीज़ों को किया गया है मुख्य तौर से। ठीक, फिर आपका जो NEP 2020 है, हमने इसके बारे में बात कर लिया कि ये आपका 5+3+3+4 जो करिकुलर स्ट्रक्चर है उसको बनाया गया है। तो इसमें देखिए अब एज क्या होगी, जो आपका 5 क्लास तक है, जो मतलब कि जो ये नर्सरी से लेके जो क्लास है 5 में जो बटा हुआ है, इसमें जो 3 से 8 साल के बच्चे होंगे वो होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 8 to 11 जो आ जाता है, जो एज आता है, मतलब ये 3 वाला जो है आपका, इसमें आपका 8 to 11 एज के बच्चे आ जाते हैं। फिर 3 वाले में आपके आते हैं 11 to 14, और उसके बाद आपके जो 4 वाला है उसमें आ जाते हैं आपके 14 to 18। ठीक है, तो ये जो पहले 10+2 था, अब इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर इसमें जो NEP में मुख्य बात है वो है कि आपका वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है क्लास 6 से। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि कौन से क्लास से स्टार्ट हो रहा है वोकेशनल एजुकेशन, है ना, व्यावसायिक शिक्षा, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की भी बात की गई है कि इंटर्नशिप के साथ ये चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है, कैरिकुलम में। और इसके अलावा जो है कि आपका टीचिंग जो है क्लास 5 तक, एटलीस्ट 5 तक मदर टंग में होगी या रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, अब बच्चे पर ये जोर नहीं दिया जाएगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाई करो, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है उसकी, वहाँ पे उसे सिखाया जाएगा कि उस भाषा में वो अपनी पढ़ाई को समझे, इंजॉय करे, सीखे, है ना। ठीक है, और जो एक बात रखी गई है कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचर्स की, वो 4 साल का जो आपका इंटीग्रेटेड BEd है उसकी बात की गई। अब जो आप लोग BEd करते थे ना 2 साल का, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd होगा आपका, उसमें आपके ग्रेजुएशन से लेकर और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी आपकी। द पॉलिसी एम्स टू रेज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50% बाई 2035। मतलब इसमें बात की गई है जो आपका हायर एजुकेशन है, हायर मतलब समझ जा रहे हैं ना, कॉलेज वाला जो आपका आ जाता है, इसमें उसको क्या कहा गया है कि जो इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जाए 50% तक। अभी जितना है उसका 50% बढ़ा दिया जाए 2035 तक, मतलब जब ये लॉन्च हुआ था तब की बात की गई है। ठीक है, और जो है आपका MPhil कोर्स है वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपका जैसे MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क में है, वहाँ पे कुछ जगहों पे ये आपका रखा गया है। वो हर जगह पे नहीं, अब हर सब्जेक्ट में आपको MPhil नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे ज़रूरत है, वो है, वो आपका ऑप्शनल वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा जो UG और PG है और PhD है वो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ जो चेंज की गई है, अब आगे ये 4 साल का आपका जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको UG PG अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप 4 साल का पूरा कोर्स कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका होता है कि आप पहले साल में अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, दूसरे साल में अगर आप पढ़ाई करते हो और छोड़ देते तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है, तीसरे साल में आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद छोड़ देते हो तो आपको UG की आपकी डिग्री मिल जाती है, और अगर आप चौथा साल भी कंटिन्यू रखते हो, उसको पूरा करते हो, तो आपको PG की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाया गया है, और बाकी चीज़ें हमने इसे यहाँ पे बता दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये जो फार्मूला की हम बात कर रहे थे, पहले जो था एग्जिस्टिंग था 2
2 इयर्स का ये आपका जो शुरुआत होता था आपका 11th-12th ये, और 10 साल तक की जो आपकी पढ़ाई होती थी यहाँ, मतलब क्लास 10 तक की पढ़ाई होती थी वो यहाँ पे होती थी, ठीक है। ये इस तरीके से बटा हुआ था। और अभी जो हो गया ये आपका आ गया है इस तरीके से, जिसमें सबसे पहले जो आपका है ये आपका हमने क्या बताया था, 5+3+3+ आपका 4। तो देखिए ये जो 3 साल वाला है इसमें प्री स्कूल और बाल वाटिका आपका शामिल है, ठीक है, जिसको फाउंडेशनल आपका ये एजुकेशन होगा, ठीक है। फिर 3 साल वाला जो, फिर 2 साल का ये आपका इसमें ये भी है, एक तो आपका आंगनवाड़ी जो बच्चे जाते हैं वो उनका होगा, और फिर क्लास 1 से 2 तक आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और ये फाउंडेशनल आपका एजुकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप 3 वाले में जाओगे, इसमें आपका क्लास 3 से लेके 5 तक, ठीक है, ये आपका प्रिपरेटरी एजुकेशन में आ जाएगा स्टेज में, ठीक है। ये फाउंडेशनल स्टेज है आपका, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक। फिर आपका 3 साल वाला आ जाएगा जिसमें आप क्लास 6 से 8 तक, यहाँ यहीं पे हमने बात की थी ना कि वोकेशनल ट्रेनिंग, आपकी वोकेशनल एजुकेशन शुरुआत हो जाएगी क्लास 6 से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये आ जाएगा क्लास 4, जो 4 साल का जो है पूरा 9 to 12, क्लास 9 to 12 ये आपका इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए, ठीक है। अब और कुछ हमारे जो प्रोग्राम रहे हैं पहले के, उनके बारे में भी देख लेते हैं, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स और भी रहे हैं। जैसे आपका रूसा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम को मुख्य तौर से इसमें ध्यान रखा गया था, जहाँ की बात की गई थी कि ग्रांट दिया जाएगा 100 जो आपके 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 3,500 कॉलेजेस, ठीक है, 150 यूनिवर्सिटीज़ एंड 3,500 कॉलेजेस, उनको अपग्रेड कैसे किया जाए, जो एक गैप है उनका, क्रिटिकल गैप जो पाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे लाइब्रेरीज हो गई, आपकी लेबोरेटरीज हो गई, उनको बेहतर करने के लिए, ठीक है, इसकी बात की गई थी, ठीक। और उसके बाद आपका आता है साक्षर भारत, जो 2009 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि जो आपका लिटरेसी रेट है उसको 80% तक बढ़ाया जा सके 2012 तक, ठीक है, और मेल फीमेल का जो लिटरेसी रेट है, गैप जो है उनके बीच में, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। फिर आपका आता है, ये हिंदी में है यहाँ पे, ठीक। फिर आपका आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMS से, ठीक है, रमसा लॉन्च किया गया था ये 2009 में। इसका जो मेन मोटिव था वो था कि कैसे सेकेंडरी एजुकेशन को जो एक्सेस है, मतलब एक्सेस किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन का उसको बढ़ाया जा सके और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव की जा सके, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके, ठीक है। और 2009-10 में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, और इसका गोल था कि 75% इनरोलमेंट रेट को बढ़ाया जा सके, ठीक है, इस पर फोकस किया गया था। और फिर आपका आता है मिड डे मील स्कीम, जो 1995 में MDMS, इसका मेन है जो मोटिव है कि कैसे जो इनरोलमेंट है ना, जो बच्चों की, उनको बढ़ाया जा सके, प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं स्कूल में, कैसे उनको बढ़ाया जा सके, उनका रिटेंशन कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों के साथ समस्या होती है कि बच्चे इनरोल करते हैं शुरू में इनकरेज करने पे, बट बाद में छोड़ने लगते हैं। तो कैसे उनको सारी सुविधाएं वो दी जाए जो उनको ज़रूरत है स्कूल में रहने के लिए, वो स्कूल में रहें, शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी, है ना, माध्यमिक समय का जो भोजन था वो प्रोवाइड करके, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को कैसे बेहतर किया जा सके, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। और ये सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है, और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो होता है अपना कॉस्ट को शेयर करता है, जो उस पर कॉस्ट जो लागत आती है, ठीक है। ये आपका ICDS के अंदर में आता है। ICDS आपने सुना होगा ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि आपका किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका यहाँ पे हिंदी में भी है, ठीक है। फिर है आपका सर्व शिक्षा अभियान, SSA, 2000 में आया था। स्कूल चले हम, आपने भी देखा होगा, सुना होगा उस टाइम पे, स्कूल चले हम, लाइक दिस। तो SSA एम्स टू प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, मतलब कि जो यूनिवर्सल एक्सेस है बच्चों का, मतलब कि सबको, यूनिवर्सल का क्या मतलब है, जो भी बच्चा है, जिस भी समुदाय से वो आता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबको, कोई भी उनके साथ भेदभाव ना हो, और सबको एजुकेशन एक्सेस करने का, मतलब कि पढ़ने का मौका मिले, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया। और जो जेंडर और सोशल कैटेगरी के गैप्स थे उनको ख़त्म किया गया, मतलब करने की कोशिश की गई इसके द्वारा। और जो 6 से 14 साल के बच्चे थे उनको इसमें मेन फोकस रखा गया, तो ताकि उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके इस प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। और इसके कुछ सब प्रोग्राम्स है, जैसे कि आपका पढ़े भारत बड़े भारत, है ना,
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यांजलि एंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सब आपके थे। ठीक है, इसी में आपका पढ़े भारत बड़े भारत है, 2014 में आया है ये। ठीक है, इसको मेन फोकस में रखा गया। इसमें क्या था, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई। ठीक है, और बच्चों का जो मैथमेटिक्स है उसमें कैसे इंटरेस्ट जगाया जा सके उस पर बल दिया गया। ठीक है, इस पे ये सारी चीज़ें हुई थी। और जो लर्निंग आउटकम्स हैं क्लास 1 एंड 2 के, और इसके अलावा जो आपके रीडिंग इनिशिएटिव से, मतलब बच्चों में पढ़ने की जो एक होती है ना कि सारे बच्चे उस क्लास तक पहुंचे तो पढ़ने योग्य हो जाए, मतलब कि वो बुक्स वगैरह पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि अभी क्या होता है, आप सरकारी स्कूलों में जाते थे पहले अगर देखते होगे तो वहाँ पे क्या था, क्लास में बच्चा क्लास तो उसका अपग्रेड हो जा रहा है, बट उसका जो रीडिंग कैपेसिटी है ना, या मैथमेटिक्स को समझने की, या उसके अगर हम बात करें उसे टेबल याद नहीं होती थी, है ना, ये सब चीज़ें क्या थी ऐसी कि उनको कैसे सही तरीके से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके कि क्लास में जब वो जा रहे हैं तो उस क्लास के योग्य बन के वो जाए, है ना, सिर्फ ऐसे ही पास ना हो। तो इस पर बल दिया गया। ठीक है, जैसे हमने कहा 2000 में ये शुरू हुआ था, 6 से 14 साल के बच्चों को लाभार्थी इसमें रखा गया था। ठीक है, और 2014 में पढ़े भारत बड़े भारत आया, जिसमें घर स्कूल को मतलब कैसे रुचि पैदा किया जा सके बच्चों में कि वो पहुंचे और स्कूल में पढ़ाई करें। ठीक है, सीखने और समझने के परिणामों को कैसे बेहतर किया जा सके, इस पे केंद्रित ये था। तो फिर आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका ये मोटिव था कि कैसे जो इंटरेक्शन है इंडिया में, जो डाइवर्स कल्चर है उनका इंटरेक्शन कैसे बढ़ाया जा सके, है ना, ताकि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो एक दूसरे के कल्चर को जाने और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी एक दूसरे के साथ शेयर करें, है ना, जो भी उनके यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं वो अपना शेयर करें, और बाकी जो स्टेट हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ। ठीक है, फिर आपका आता है उड़ान। उड़ान जो है इसका आपका एक लाइन है कि गिविंग विंग्स टू गर्ल्स। अब ये इससे आप समझ जा रहे होंगे कि ये खास करके जो लड़कियां हैं उनके लिए लाया गया, जिसमें 2017 में लॉन्च किया गया था CBSE के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मेन एम ये था कि अधिकतर देखा गया जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो लड़कियों की जो इनरोलमेंट रेशियो है वो कम है लड़कों की अपेक्षा, है ना। तो उससे कैसे जो ये गैप है ये इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, कैसे इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके, जो आपकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल एजुकेशन, उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए जो लड़कियाँ हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा था। क्लास 9th से 12th में उन्हें ये चीज़ें मतलब मौका मिलेगा कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, वर्चुअल वीकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस कराई जाएंगी, जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफलाइन रिसोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी फ्री में, है ना, जो उसके योग्य होंगे, जो एलिजिबिलिटी में आते होंगे। ठीक है, तो ये उड़ान आपका एक प्रोग्राम आया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये हिंदी में भी है। ठीक, फिर आपका आता है उन्नत भारत अभियान। ये आपका जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका कोलैबोरेशन रूरल कम्युनिटीज़ के साथ करके जो रूरल इंडिया है उसका विकास करने के लिए, उसमें प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है ना। जो हायर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनको इसमें मुख्य रूप से रखा गया है। जो स्टूडेंट्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनको सेलेक्ट किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि वो कुछ विलेज है उसको वो अडॉप्ट करेंगे और फिर वहाँ विजिट करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को समझते हैं, वहाँ रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, क्या चैलेंजेस जो रूरल कम्युनिटी है वो फेस कर रही है, फिर उससे रिलेटेड जो भी उनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं, है ना, वो अपना सपोर्ट किस तरीके से प्रोफेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके कर सकते हैं, इस पे ये उन्नत भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर है आपका स्वयं, जो कि 2017 में आया था। ये जो डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स के बीच में उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसमें जो आपका डिजिटल एजुकेशन की फैसिलिटी है वो इस तरीके से दी गई है कि कोई भी व्यक्ति एनीवन एनीवेयर और एट एनी टाइम, मतलब कि कोई भी इसमें कि कोई भी बंदिश नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है, कुछ भी, मतलब आपका जेंडर क्या है, आप किस कम्युनिटी से, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सबको एक्सेस मिलता है, आप कहीं से भी किसी भी एरिया से आप यहाँ से चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, है ना। 24 घंटे आपको प्रोवाइड होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप यहाँ से जो कोर्सेज हैं उसको देख सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और ये आपका क्लास 9 से जो आपका PG है उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड मिलेंगे। ठीक है, स्वयं।
फिर इसका स्वयं का ही ये स्वयं आपका प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा स्वयं प्रभा है, जहाँ पे आपके अलग अलग चैनल्स जो होते हैं, ठीक है, स्वयं प्रभा के, आप वहाँ पे अलग अलग चैनल से हर एक क्लास है उससे डेडिकेटेड, सब्जेक्ट से डेडिकेटेड, उससे उस पर आपके जो कोर्सेज हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आपका आता है पीएम ई विद्या, जो कि 17 मई 2020 में आपका लाया गया था। और यहाँ पे भी था कि मल्टी मोड जो था उसको ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन कह सकते हैं, ऑन एयर एजुकेशन कह सकते हैं, इसको कैसे एक्सेस को बढ़ाया जा सके, इसके लिए ये काम किया गया था। और इससे लगभग 25 करोड़ जो स्कूल्स थे वो बेनिफिटेड है, ठीक है। ये आपका मुख्य रूप से कोविड के टाइम में बहुत यूज़फुल रहा, तो स्कूल्स ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ भी किया था। तो ये सारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगी जो आप ऐड कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।